हम बैठे हैं अजीतगढ़ क्षेत्र के जाने माने विद्यालय सेंट एसन पब्लिक स्कूल में। जैसा कि आप जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12 साइंस के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और सेंट एसन पब्लिक स्कूल अजीतगढ़ के विद्यार्थी भरत मंगावा ने 96% अचीव किए हैं 12 साइंस में, और जो कि इस क्षेत्र के मेरे ख्याल से सबसे सर्वाधिक मार्क हैं, तो वो क्षेत्र के टॉपर भी हैं। तो इस रिजल्ट के रिगार्डिंग हम पहुंचे हैं संस्था के डायरेक्टर से इस पूरे रिजल्ट पर एक डिटेल डिस्कशन के लिए। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर कमलेश कांवर से, जो कि संस्था के संस्थापक हैं। कमलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने पहले ही प्रयास में 12 साइंस में 100% रिजल्ट दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद में रिजल्ट्स फ्रूटफुल होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं तो बड़ी हताशा होती है, निराशा होती है। तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। तो सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो रिजल्ट है उसके बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी और इन बच्चों में 2 बच्चे 90+ आए हैं, 5 बच्चे 80+ आए हैं और टोटल बच्चों में से 20 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है, 5 स्टूडेंट्स ओनली सेकंड डिवीज़न है, कोई थर्ड डिवीज़न नहीं, कोई फेल नहीं है। 100% रिजल्ट रहा है। तो सर, पहली ही बार में 100% रिजल्ट दे देना, वो भी एक क्षेत्र के टॉपर के साथ, ये अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो किस तरीके से मैनेज किया आपने इस चीज़ को? देखिए, फर्स्ट बेस्ट था तो हम भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे और हमें ये लग रहा था, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा लक्ष्य लिया था कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ उतरे थे मैदान में, क्योंकि 3 साल हो गए थे लगातार 10th चलाते और मेरे को खुद को फील हो रहा था, पेरेंट्स को फील हो रहा था, हमारे यहाँ जो टीचर्स थे उनको भी ये फील हो रहा था कि अब हमें अपग्रेड कर लेना चाहिए 12th के लिए। तो हमने अपग्रेड करने के लिए काफ़ी प्लान करके और फिर बाद में हम इस फील्ड में आए। हमने देखा कि मार्केट क्या चाहता है और मार्केट में जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनको, या जो सप्लाई देने वाले हैं एजुकेशन की, वो लोगों के पास क्या है। तो हमने इन चीज़ों पर काफ़ी चिंतन और मंथन करके और हमने तय किया कि हम एक ऐसा कॉम्बो प्लान अप्लाई करेंगे स्कूल में, जिसमें फाउंडेशन प्लस स्कूलिंग दोनों साथ साथ चलें। और हमने शुरू से ही, जैसे जुलाई में सेशन स्टार्ट हुआ तो जो छुट्टियां आती हैं उससे पहले ही पूरा स्टाफ रेगुलर रह के और उसने पूरा प्लान बनाया कि कौन से टाइम में कौन कौन सा कैसे कैसे अपने को टॉपिक्स क्लियर करवाने हैं और फाउंडेशन वाले कब करवाने हैं, स्कूलिंग वाले कब करवाने हैं। तो पूरी साल भर की प्लानिंग हमने पहले बनाई और साल भर की प्लानिंग बनाकर और उसको मंथली प्लानिंग बनाई फिर हमने, और मंथली प्लानिंग बनाकर फिर हमने वीकली प्लानिंग बनाई। ऐसे करके हमने पूरे सब्जेक्ट को वीकली डिवाइड कर दिया, सभी सब्जेक्ट्स को, और वीकली डिवाइड करके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके और उसको एक एक चैप्टर, एक एक सेगमेंट को हम क्रॉस करते गए और उसको फुलफिल करते गए। तो धीरे धीरे करते हुए हमने देखा कि आप ये देखिए कि 100% रिजल्ट तो कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा। ये जो आउटपुट 100% रिजल्ट में है, जैसे 25 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स का फर्स्ट आना, ये इसलिए मायने रखता है कि एक बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया गया, बहुत प्लानिंग के साथ बच्चों को आगे बढ़ाया गया और उसके रिजल्ट्स भी हमें मिले। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया सर आपने इसको, लेकिन आपने जो एक कॉम्बो की बात की, फाउंडेशन और स्कूलिंग, और आपने कहा कि हमने इसके लिए कुछ अपग्रेड किया, तो सर ये कॉम्बो क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। और ये अपग्रेडेशन आपने क्या किया और इसके लिए क्या आपने फेस किया इस अजीतगढ़ क्षेत्र में, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। देखिए, एजुकेशन का क्या काफ़ी कमर्शियलाइजेशन हो गया, आप भी देख रहे हैं चारों तरफ खूब ज़्यादा हो गया। और स्कूलिंग के फंडामेंटल्स अलग होते हैं और कोचिंग के या इंस्टीट्यूट के फंडामेंटल्स अलग होते हैं। इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है, बच्चे को सिलेक्शन देना है या बच्चे का सिलेक्शन करवाना है। स्कूल ऑल ओवर डेवलपमेंट पर काम करता है। अभी आपने हमारे 2 बच्चों का इंटरव्यू लिया था तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बच्चे बिल्कुल एक सिर्फ मार्क्स ही अच्छे नहीं लाए, वो आपके कैमरे को भी बहुत अच्छे इजीली फेस कर रहे हैं। ये स्कूलिंग की खूबी है। और सिलेक्शन देना ये कोचिंग की खूबी है, एक इंस्टीट्यूट की खूबी है। वैसे तो कोई टाइम ऐसा था कि स्कूल ही सारे काम करता था और कोचिंग की इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10-12 सालों में परिवेश काफ़ी परिवर्तित हो गया। इन परिस्थितियों में हम ये देख रहे हैं कि स्कूल काफ़ी पिछड़ गए और इंस्टीट्यूट काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि आउटपुट्स इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा दे पा रहे हैं, स्कूल्स इतने ज़्यादा दे नहीं पा रहे। अब इंस्टीट्यूट्स इतने आउटपुट नहीं दे पा रहे, स्कूल इतने आउटपुट नहीं दे पा रहे, तो ऑब्वियसली स्कूलों को पिछड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, वो डॉक्टर्स बना रहे हैं, वो इंजीनियर्स बना रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बना पा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल मानना है मेरा।
तो ये सब चीज़ें मैंने मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना एक ऐसी आइडियोलॉजी को डेवलप किया जाए, एक ऐसे विचार की प्लॉटिंग की जाए जिसमें स्कूलिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूट भी डेवलप हो, यानी आउटपुट के साथ साथ अच्छे इंसान भी बनाए जाएं, अच्छे डॉक्टर्स अच्छे इंसान भी हों, अच्छे इंजीनियर्स अच्छे इंसान भी हों। तो इसलिए मैंने एक कॉम्बो डिज़ाइन किया कि अपन क्यों ना स्कूल प्लस फाउंडेशन साथ साथ करवाएं, और उसमें ऐसा लग रहा है अभी तो शुरुआती दौर है इसका, आगे जाके देखना पड़ेगा सफलता कितनी क्या मिल पाई है कितनी नहीं मिल पाई, लेकिन ये एक शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में हमें फील हो रहा है ये रिजल्ट देखकर कि शायद हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है। तो सर क्या अपग्रेडेशन किया आपने एज इंस्टीट्यूट अपने स्कूल को बढ़ाने के लिए? अपग्रेडेशंस काफ़ी लेवल पर होते हैं, जैसे हमें एफिलिएशन लेने होते हैं, और एफिलिएशन अपने आप में कोई मायने नहीं रखता यदि अपने पास अच्छी फैकल्टी नहीं है तो। बिल्कुल। और अच्छी फैकल्टी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती है, आप जानते हो अच्छी तरह से, आपने खुद ने देखा है फाउंडेशन वगैरह का सारा। तो अच्छी फैकल्टी के लिए अच्छा बैलेंस होना, अच्छे बजट होना, ये सब चीज़ों की हमने बहुत अच्छे से मैच्योर तरीके से प्लानिंग करी, और हमने कोशिश की कि कम बजट में बेटर करने की कोशिश की जाए। और फिर बाद में ऐसा लग रहा है कि कम बजट के कारण से बच्चों का अहित हो रहा है, तो हमने फिर बजट को भी अपग्रेड किया, बजट को भी उठाया, और फैकल्टीज़ के अंदर कोई समझौता नहीं किया। जितनी भी फैकल्टी वो एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनके खुद के काफ़ी अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सब चीज़ें तो साथ साथ चलनी थी। स्कूलिंग में हम क्या देखते हैं कि टीचर्स का कैरेक्टर कैसा है, टीचर्स का बोलचाल कैसा है, बैठूट कैसा है, वो चीज़ों पर भी हमने गौर किया ताकि वो भी साथ साथ चलती रहे। बेटर फैकल्टीज़ के साथ साथ हमने स्टडी मटेरियल पर भी काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सारा मैटर इकट्ठा किया, काफ़ी रिसोर्स बुक वगैरह ऐड की हमारे लाइब्रेरी में, और वो सब करके फिर हमने एक बहुत अच्छा एक अच्छा क्वालिटी सिलेबस तैयार किया, और उसका आउटपुट भी हमें देखने को मिल रहा है। इस 12th में हमारे पास साइंस सब्जेक्ट है बेसिकली, और साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हुआ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, बायो है, मैथ है, ये तो जैसे कॉमन हुआ ही करते हैं, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, जियोलॉजी है, ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं, इनकी सबकी एफिलिएशन अपने पास। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस साल तो हमने बायो और मैथ ही चलाया है, और इस साल से हम जो नया सेशन चल रहा है अभी 2020-21, इस साल से हम एग्रीकल्चर को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर से हम कंप्यूटर साइंस को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए, ये काफ़ी अच्छी बात होगी, दोनों नए सब्जेक्ट्स इंट्रोडक्शन। सर बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो हम अगले साल आपके रिजल्ट को देखेंगे, लेकिन अभी जो साइंस में रिजल्ट रहा आपका 96%, ये काफ़ी एक आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहनपूर्वक रिजल्ट रहा, और लोगों के लिए भी एक काफ़ी अच्छा उदाहरण भी रहा है। तो आपने ये जो टॉपर बच्चा निकाला है यहाँ से, तो क्या टॉपर्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आप लोगों ने अप्लाई की, कोई विशेष तौर से उन्हें शुरू से लेकर चला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम कॉमन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमने पूरे सिलेबस को कैसे डिवाइड किया, मंथ वाइज, वीक वाइज, इस हिसाब से, ईयरली, मंथली, वीकली, हमने सारा उसी पर किया। अब ये क्या है, बच्चे की पर्सनल एबिलिटीज़ पर भी डिपेंड करता है। ये बच्चा मेहनती था, इसने 10th में भी 96% मार्क्स स्कोर करके अभी तक के एरिया में सबसे टॉपर बना हुआ है ये बच्चा। तो वही सारा रहा, जिस बच्चे ने जितना ज़्यादा हमें फॉलो किया और जितना ज़्यादा हमें एक्सेप्ट किया, उस हिसाब से उसका रिजल्ट है। तो भरत ने अच्छा किया, इसलिए उसके लिए अलग से कुछ नहीं था, सबके लिए कॉमन था। उसने बेटर किया तो उसके एफर्ट्स से। काफ़ी अच्छी बात है कि सभी बच्चों को आप एक ही तरीके से, बिल्कुल कॉमन, बहुत अच्छा। सर मेरा अगला सवाल आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में, क्योंकि हम अगर स्कूलिंग की बात करें तो आजकल पेरेंट्स अच्छे एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अभी मैं जब आया तब मैंने भी देखा कि हालांकि आपके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी देखने को मिल रही है। तो आपने इतनी व्यवस्थाएं किस तरीके से की, क्या थॉट्स थे आपके? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस बच्चों को प्रकृति से जोड़ना और बच्चों की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रकृति का जुड़ाव ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो अब आप भी मानते हैं, साइंस भी मानती है। हमने बस वो एक एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेस हो गया। और जो भी रिसोर्सेज हैं, ये मैनेजमेंट का मुद्दा है कि हमने जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन थे उनको बेटर यूज़ किया और सबसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रिंसिपल पर हमने काम किया, और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो सर फर्दर क्या आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं? क्योंकि जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमने लगभग 2.5 बीघा ज़मीन खरीदी है वो स्कूल के लिए, स्कूल के नाम से ही। और आने वाले टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तो ये कोरोना के कारण से सबकी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, नहीं तो अभी तक काम चालू हो चुका होता। आने वाले टाइम में 1-2 साल में पूरा सब कुछ अपना खुद का डेवलप हो जाएगा और बच्चे वहीं सेटल हो जाएंगे। बहुत अच्छा ग्राउंड बनने वाला है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की एबिलिटीज़ वगैरह तैयार होने वाली है।
सर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेफ्टी को भी लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। बच्चे और बच्चियां जब घरों से बाहर आपके स्कूल में होते हैं तो घर से बाहर जाते ही बच्चों पेरेंट्स को हमेशा चिंता लगी रहती है बच्चों की। सेफ्टी को लेके क्या आपने पैरामीटर्स अपनाए हैं अपने स्कूल में? देखिए, शहरों में तो पहले बहुत ध्यान रखा जाता था इनका, आज तो रखा ही जाता है, पहले भी बहुत ध्यान, लेकिन आजकल ये चीज़ें गाँव में भी आ गई। सेफ्टी के मामले में जैसे बच्चे को हम घर से पिकअप करते हैं और स्कूल से वापस घर पहुंचाते हैं, तब तक की हमारी पूरी मॉनिटरिंग रहती है। ड्राइवर वगैरह को हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रखा है, बच्चों का ध्यान रखेंगे, कौन से बच्चे को कहाँ उतरना है वो सारा हमारे पास पूरा कंप्यूटराइज मैनेज रहता है। और स्कूल में सेफ्टी के लिए हमने 2 गार्ड रखे हुए हैं, और अंदर भी हमारे यहाँ पर जो मैनेजमेंट के जो पार्ट हैं वो राउंड मारते रहते हैं। तो हर प्रकार से हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। साथ में आप देख ही रहे हैं, हमने पूरा स्कूल कैंपस है वो पूरा कवर कर रखा है हमने कैमरों से। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई हमें कहीं भी संदेह होता है तो हम उसको तुरंत ही टोक लेते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने आते ही नोटिस की, इसलिए ये सवाल पूछने से पहले भी मैं थोड़ा सा कन्वे था कि सेफ्टी को लेके काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, दूसरे बच्चे जो हैं उनमें भी काफ़ी है, तो उन पेरेंट्स और उन बच्चों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो विद्यालय से नहीं है? देखिए, बच्चों के लिए तो यही है कि अपने टीचर्स को फॉलो करें, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी स्कूल अच्छा एफर्ट्स करते हैं, बच्चों पर डिपेंड है काफ़ी कितना कुछ वो निकाल पाते हैं टीचर्स से भी। अभिभावकों के लिए ज़रूर मेरे पास मैसेज है। देखिए, ये प्रचार प्रसार का ज़माना है जी बिल्कुल, और इसमें क्या है कि देसी घी और डालडे घी, ये दोनों में पैकिंग से तो कोई फ़र्क ही नहीं कर सकता। आपकी पैकिंग डालडे की ज़्यादा बेटर आती है, देसी की इतनी अच्छी नहीं आती। तो काम करने वाले और न करने वालों को आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। अपने यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह, काफ़ी स्कूल वगैरह काफ़ी चलते हैं और अपने अपने स्तर पर अपनी समझ के हिसाब से सब अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अपन किसी की बुराई नहीं कर रहे। लेकिन पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, जब भी कभी किसी भी स्कूल में कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने जाए तो वो उनकी रिकॉर्ड्स चेक करें कि जैसे 10th में कितना प्राप्त किया, यदि 12th तक का है, 11th-12th ही चला रहे हैं तो 12th वाले बच्चे के 10th में जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। बच्चों को यदि कोई सिलेक्शन बेस पर ले रहा है कि मैं IIT JEE इनकी तैयारी करवा रहा हूँ तो उनके सिलेक्शन पूछे जाएँ उनसे। मतलब आप ठोक बजाकर और सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर नाप तोल कर और फिर हम अपने बच्चे को डालें। ऐसा नहीं हो, आजकल आप सुन ही रहे हैं, आपने बताया भी सेफ्टी इश्यूज़ काफ़ी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के साथ भी हो सकती हैं और आप बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड भी हैं। आपको कह के तो बड़ी बड़ी बातें करके आपसे एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन आपको फुलफिल न करके दें तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखो, पिछले 3 साल का रिजल्ट देखो, आप बच्चे के लिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर सूटेबल है कि नहीं है वो भी देखो। आप ये भी देखिए कि वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, वहाँ पर टीचर्स हैं, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप टीचर्स की सैलरी भी चेक करें, ये तो उनका पर्सनल इशू है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए और फिर बाद में ही अपना बच्चा छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती हो जाती है एक अच्छे स्कूल को चूज़ कर पाना और वहाँ पे अपने बच्चों को सिक्योर रख पाना। ये गुड पेरेंटिंग का पार्ट है। बिल्कुल, गुड पेरेंटिंग के अंदर आता है कि आप अच्छा स्कूल कैसे चुने। तो अच्छा choose अभिभावक करना होने का मतलब कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छे डिसीजंस ले रहा है और अच्छे डिसीजंस में एक स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्कूल चुनना या इंस्टीट्यूट चुनना ये अच्छे पेरेंट्स होने की पहचान भी है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। अगर आप अभी से अपना फाउंडेशन नहीं ठीक से कर पाएंगे तो आगे काफ़ी दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।